दोस्तों, आज हम आर्थिक विचारों का इतिहास विषय की सामग्री और उसके महत्व की चर्चा करेंगे। आर्थिक विचारों के इतिहास के अध्ययन का मानव जाति के अतीत काल से लेकर वर्तमान समय तक हुए विचारों के विकास के अध्ययन क्षेत्र में एक विशेष स्थान है। वास्तव में आर्थिक विचारों के इतिहास को मानव जाति के विचारों का लिखित संग्रह कहना अनुचित न होगा। आर्थिक विचारों का इतिहास बहुत पुराना है। वास्तव में यह एक प्रकार से उतना ही पुराना है जितनी पुरानी मानव के विचार की शक्ति है। आर्थिक विचारों का इतिहास अतीत काल से लेकर वर्तमान समय तक विभिन्न कालों में विभिन्न लेखकों और विचारकों के आर्थिक विचारों में समस्याओं पर व्यक्त किए गए विचारों का इतिहास है। प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन द्वारा हमको मनुष्य के उन प्रयासों का ज्ञान होता है जो वह अपनी जीविका की प्राप्ति हेतु करता था। आर्थिक इतिहास और अर्थशास्त्र के इतिहास तथा आर्थिक विचारों के इतिहास के जो बीच है वो अंतर है। आर्थिक इतिहास मनुष्य की आर्थिक उन्नति का इतिहास है। इसके अंतर्गत किसी राष्ट्र की वाणिज्यिक, उद्योग, बैंकिंग इत्यादि आर्थिक संस्थाओं के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इसके अध्ययन के द्वारा संसार के विभिन्न देशों में विभिन्न समयों पर हुई विभिन्न आर्थिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। अतीत में हुई आर्थिक घटनाओं का ज्ञान वर्तमान आर्थिक समस्याओं के निवारण तथा भविष्य संबंधी घटनाओं के अनुमान में लाभप्रद सिद्ध होता है। इस प्रकार आर्थिक इतिहास के अध्ययन का बहुत व्यवहारिक महत्व है। इसके अध्ययन के द्वारा हमको विभिन्न कालों में आर्थिक समस्याओं तथा मनुष्य के आर्थिक वातावरण के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, आर्थिक इतिहास के अध्ययन के बिना हम इंग्लैंड में हुई प्रसिद्ध औद्योगिक क्रांति तथा इसके आर्थिक एवं सामाजिक परिणामों के संबंध में कदापि ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। किसी युग के आर्थिक इतिहास भी उस युग की आर्थिक समस्याओं से प्रभावित होते हैं तथा इस प्रकार आर्थिक इतिहास और आर्थिक विचारों के इतिहास के मध्य एक गहरा संबंध होता है। अर्थशास्त्र का इतिहास अर्थशास्त्र के विकास का इतिहास है। इस संबंध में अर्थशास्त्र तथा आर्थिक विचारों के बीच अंतर का ज्ञान होता है। आर्थिक विचारों का प्रारंभ बहुत प्राचीन काल से ही हुआ है। इस दृष्टि से अर्थशास्त्र के इतिहास का प्रारंभ केवल एक एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के समय से होता है। प्राचीन, मध्यकालीन, वाणिज्यवादी और प्रकृतिवादी कालों के आर्थिक विचारों में क्रमबद्धता का अभाव होने के कारण अर्थशास्त्र के इतिहास का विषय नहीं बन सका। यद्यपि आर्थिक विचारों के इतिहास में इनका एक विशेष स्थान रहा है। संक्षेप में हम बात करें तो दोनों अध्ययनों में जो अंतर है वो इस प्रकार है। अर्थशास्त्र का इतिहास आर्थिक विचारों के इतिहास की अपेक्षा बहुत कम पुराना है। इसका आरंभ केवल एडम स्मिथ की पुस्तक के समय उस समय हुआ जब एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी। इस पुस्तक में आर्थिक समस्याओं का संगठित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया गया। यही कारण है कि एडम स्मिथ को आज भी अर्थशास्त्र का जनक स्वीकार किया जाता है, परंतु आर्थिक विचारों का इतिहास बहुत पुराना है। यह एडम स्मिथ के युग से बहुत पूर्व प्राचीन काल के आर्थिक विचारों का भी अध्ययन करता है। दूसरा, अर्थशास्त्र के इतिहास का क्षेत्र तथा विषय सामग्री आर्थिक विचारों के इतिहास के क्षेत्र और विषय सामग्री की अपेक्षा अधिक संकुचित है। आर्थिक विचारों के इतिहास की जो अध्ययन की रीतियां हैं उसके बारे में हम बात करें
तो 3 मुख्य रीतियों का अध्ययन किया जाता है। प्रथम, आर्थिक विचारों के विकास का अध्ययन कालानुसार क्रोनोलॉजिकल मेथड के द्वारा किया जाता है। इस रीति के अनुसार विभिन्न लेखकों तथा संप्रदायों के आर्थिक विचारों का अध्ययन कालक्रम के अनुसार किया जाता है। इस रीति के अनुसार आर्थिक विचारों के इतिहास का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी क्रमशः प्राचीन, मध्यकालीन आर्थिक विचारधाराओं तथा वाणिज्यवादी, प्रकृतिवादी, संस्थापक, नव संस्थापक, साहचर्य समाजवादी, मार्क्सवादी, कीन्सवादी संप्रदायों के विचारों की आर्थिक विचारों का भी अध्ययन करता है। यदि अध्ययन का क्रम संप्रदायों के अनुसार न होकर विभिन्न लेखकों के आर्थिक विचारों के आधार पर किया जाता है, तब प्राचीन लेखकों के विचारों का अध्ययन सर्वप्रथम किया जाता है तथा एक ही संप्रदाय के लेखकों के विचारों का अध्ययन विभिन्न लेखकों के कालक्रम अनुसार किया जाता है। उदाहरण के लिए, संस्थापक संप्रदाय के विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विचारों का अध्ययन करते समय क्रमशः एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, जे.एस. मिल, जे.बी. से इत्यादि के विचारों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विचारों के अध्ययन की यह रीति अन्य रीतियों की अपेक्षा अधिक पुरानी है। जॉन फेड बेल, जे.एम. फर्गूसन, रॉबर्ट लेकमॉन, टेलर, हेने इत्यादि आर्थिक विचारों के इतिहास के लेखकों ने अपनी पुस्तकों में अध्ययन की इस रीति को अपनाया है। इस रीति के द्वारा अध्ययन करने से हम को अर्थशास्त्र के विकास का विस्तृत रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरे, आर्थिक विचारों का अध्ययन विचारानुसार आइडियोलॉजिकल मेथड के द्वारा भी किया जाता है। इस रीति के अनुसार आर्थिक धारणाओं, इकोनॉमिक कंसेप्ट्स के विकास का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए, मूल्य, लगान, वेतन तथा ब्याज इत्यादि आर्थिक धारणाओं में के सैद्धांतिक विकास का प्राचीन समय से लेकर अब तक अध्ययन इस रीति की सहायता से किया जाता है। इस रीति में आर्थिक धारणाओं के अध्ययन को विशेष संप्रदाय तथा लेखकों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। इस रीति का मुख्य लाभ यह है कि किसी भी विशेष धारणा के अविरल विकास का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस रीति के द्वारा अध्ययन करने वाले लेखकों के विचारों के संबंध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त होना कठिन है, क्योंकि केवल उन्हीं लेखकों की व्याख्या की जाती है जिन्होंने विशेष आर्थिक धारणा के विकास में योगदान किया है। तीसरी रीति के अनुसार अर्थशास्त्र तथा आर्थिक विचार सामाजिक और आर्थिक प्रगति के रूप हैं। आर्थिक प्रेरणाओं की धनात्मकवादी रूप में व्याख्या की जाती है तथा विभिन्न आर्थिक वर्गों के बीच साधनों तथा आय के वितरण पर निरंतर लड़ाई होती जाती है। उदाहरण के लिए, रिकार्डो के विचारानुसार श्रमिकों के वेतनों में केवल साहसियों के लाभ में कमी करके ही वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार धार्मिक तथा श्रमिकों तथा साहसियों के से सदा राष्ट्रीय आय का अधिक हिस्सा प्राप्त करने के लिए संघर्ष होता है। यदि भूस्वामी को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उत्पत्ति के सभी साधनों के स्वामियों, भूस्वामियों, श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच राष्ट्रीय आय का स्वयं अधिक भाग प्राप्त करने हेतु सदा प्रतियोगिता और संघर्ष होते रहते हैं। रिकार्डो के पश्चात कार्ल मार्क्स तथा उनके समाजवादी शिष्यों ने भी आर्थिक विचारों के अध्ययन में धनात्मकवादी व्याख्या, मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन रीति का उपयोग किया। यद्यपि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समय समय पर संघर्ष होते रहे हैं, परंतु मार्क्स के विचारानुसार पूर्णतया सत्य नहीं है, क्योंकि यदि समाज में सदा निरंतर वर्ग संघर्ष होता रहता है तो वर्तमान समय समाज का जीवित रहना कदापि संभव न होता। इस रीति के अतिरिक्त वर्तमान समाज से पहले
की अपेक्षा अधिक आर्थिक प्रगति विद्यमान है। वर्तमान सहकारिता पद्धति कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को कुछ अंश तक असत्य सिद्ध करती है। अब आर्थिक विचारों के इतिहास के अध्ययन का जो महत्व है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आर्थिक विचारों के इतिहास का अध्ययन वर्तमान अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक विचारों के इतिहास के मनुष्य के आर्थिक ज्ञान के विकास का संग्रह है। इसके अध्ययन के द्वारा हमको अतीत से वर्तमान तक के आर्थिक विचारों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है। यह ज्ञान अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अन्य आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायक सिद्ध होता है और इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से यह भी ज्ञात होता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य में गहरा संबंध होता है। वर्तमान आर्थिक समस्याओं की स्थापना तथा विकास से भूतकाल के अनुभव का प्रयोग किया जाता है। एक कहावत है कि मनुष्य अनुभव की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है, परंतु अनुभव तथा सदा भूतकाल की ओर संकेत करता है।